मैं ठीक उसी पल पुनर्जन्म लेता हूं जब मुझ पर ताक झांक का झूठा आरोप लगाया जा रहा है। मैं उन दो विकृत और परिचित चेहरों को देखता हूं जबकि एक तीखी आवाज मेरे कानों को चीर रही है। ये एक लड़की की आवाज है और मैं खुशी से मुस्कुराता हूं। मेरा नाम चेन पिगनन है। अपने पिछले जीवन में इस मेट्रो ट्रेन में जो हुआ उसके कारण मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। झूठा आरोप, ऑनलाइन उत्पीड़न, नौकरी से बर्खास्तगी, माता पिता द्वारा त्याग दिया जाना और मेरी मंगेतर ने सगाई तोड़ दी थी। इसे सहने में असमर्थ होकर मैंने एक इमारत की छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। लेकिन अब मैं वापस आ गया हूं और जब वे मेरे चेहरे पर फोन तान रहे हैं, मैं शांति से अपनी आस्तीनें चढ़ाता हूं। फिर उनकी हैरान नजरों के सामने मैं अपना मुक्का उठाता हूं। ढाक। उस सूखी आवाज ने मेट्रो के सारे शोर को दबा दिया। पूरी बोगी एक पल में खामोश हो गई। हर कोई सदमे में था। सुजैन, जिसका हाथ अपने सूजते गाल पर था और आंखें फटी हुई थीं, प्रतिक्रिया देने में कुछ सेकंड लगे और फिर उसने एक जोरदार चीख मारी, जैसे किसी सुअर को काटा जा रहा हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? ओ नीच आदमी, तुम्हारी हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? वह एक चंडी की तरह मुझ पर झपटी। मैंने उसे चकमा देने के लिए एक कदम बगल में बढ़ाया और अपना पैर सीधे येलिन के घुटने के पीछे दे मारा, जिसने फोन पकड़ा हुआ था। येलिन चिल्लाते हुए गिर पड़ी। मैं सुजैन की कलाई पकड़ने के लिए मुड़ा, जो फिर से मुझे मारने की कोशिश कर रही थी, और मैंने उसे एक उल्टा तमाचा जड़ दिया। जोर इतना था कि वह अपनी जगह पर घूम गई और खून से लथपथ होंठों के साथ ये लीन के बगल में जमीन पर गिर पड़ी। पूरी बोगी में हक्का बक्का रह जाने वाली आहें सुनाई दी। मैंने अपनी जैकेट का कॉलर ठीक करने के लिए समय लिया, जो मुड़ गया था। अपने पिछले जीवन में मैं अपना बचाव नहीं कर पाया था। इस जीवन में मैं उनसे केवल वही भाषा बोलूंगा जिसे वे समझते हैं। और तुम एक महिला को कैसे मार सकते हो? एक युवक खुद को रक्षक दिखाने के लिए बीच में कूद पड़ा। उन्होंने मुझ पर झूठा आरोप लगाया। क्या तुमने वह नहीं देखा? मैंने उन्हें आरोप लगाते नहीं देखा, लेकिन मैंने तुम्हें लोगों को मारते हुए देखा है। उसके जवाब ने मुझे हंसा दिया। तो जो तुमने नहीं देखा वह कभी हुआ ही नहीं, बस यही बात है। वह युवक शर्मिंदगी से लाल चेहरा लिए अवाक रह गया। जो भी हो, आप एक महिला को नहीं मारते, बस। अगर तुम्हारी कोई गलती नहीं थी तो उन पर हमला क्यों किया? उसी समय मेट्रो सुरक्षा की वर्दी में एक आदमी रास्ता बनाते हुए आया, जिसने उन दो महिलाओं को जमीन पर देखकर सुजैन को उठाने के लिए जल्दबाजी की और बहुत चिंतित दिखा। मिस, क्या आप ठीक हैं? जॉलीजुन, मैंने उसे अपने पिछले जीवन से पहचान लिया। ये वही चापलूस है जिसने मेरा फोन छीन लिया था। उसने यह भी कसम खाई थी कि सीसीटीवी कैमरे खराब थे, जिससे मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने से हमेशा के लिए रोक दिया गया। अपने रक्षक को देखकर सुजैन आदेश पर आंसू बहाने लगी। ऑफिसर, ये वही है। ये छिपकर हमारी वीडियो बना रहा था और जब हमने इसे रंगे हाथों पकड़ा तो इसने हमें पीटा। जाओ लिजुन ने मेरी ओर उंगली उठाई। अपना फोन मुझे दो। मेरी मुस्कान ने उसे असहज कर दिया। और क्या चाहिए? क्योंकि मैंने तुम्हें लोगों को मारते हुए देखा है। बहस करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपना फोन निकाला और सीधे 17 नंबर डायल किया। हेलो। हाँ, नमस्ते। मैं मेट्रो में हूं। मुझ पर ताक झांक का झूठा आरोप लगाया जा रहा है और कोई मेरा फोन छीनने की कोशिश कर रहा है। पूरी बोगी दंग थी। जाओ लिजुन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। तुम क्या खेल खेल रहे हो? मैंने फोन काट दिया और उसकी आंखों में सीधे देखते हुए हर शब्द साफ साफ बोला। पहली बात, आपके पास मुझे आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरी बात, मुझे कैमरों के खराब होने वाली बकवास मत सुनाना। इस ट्रेन में एक से ज्यादा कैमरे हैं और यहां सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है जो अपने फोन से रिकॉर्डिंग कर रहा है। मेरी नजर भीड़ पर घूमी और एक कोने में मैंने एक टोपी पहने युवक को देखा जो चुपके से अपना फोन नीचे कर रहा था। मेरी नजर उस पर एक सेकंड के लिए ठहरी। मेरे पिछले जीवन में उसकी वीडियो ने ही मेरी मौत के बाद मेरी बेगुनाही साबित की थी। एक ऐसी बेगुनाही जो मेरे किसी काम नहीं आई। इस बार मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि सच समय से बहुत पहले गवाह के कटघरे में खड़ा हो। पुलिस स्टेशन के पूछताछ कक्ष में हवा भारी थी। एक पुराना एयर कंडीशनर कोने में गूंज रहा था। मेरी गवाही लेने वाले अधिकारी का नाम मां था, जिनकी उम्र 40 के आसपास थी और आंखों के नीचे काले घेरे थे। हाथ में पेन लिए वह मेज थपथपा रहे थे और स्पष्ट रूप से चिढ़े हुए लग रहे थे। चलो, मुझे बताओ कि हाथापाई की नौबत क्यों आई? मैंने उन्हें शुरू से अंत तक सब कुछ समझाया। उन्होंने पहले मेरा अपमान किया। मैंने केवल अपना बचाव किया। यह आत्मरक्षा है, आत्मरक्षा। उन्होंने अपने पेन से एक लकीर खींची, एक मुक्का जो नाक तोड़ दे। आप इसे आत्मरक्षा कहते हैं। कानून कहीं नहीं कहता कि जब कोई आपके चेहरे पर अपमान करे तो आपको दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए। ऑफिसर मां ने भौहें सिकोड़ी और आगे की ओर झुके। चेन पिगनन,
मैं आपको सलाह देता हूं कि आप अधिक सहयोगी बने। फिलहाल आप पर जानबूझकर मारपीट और चोट पहुंचाने का आरोप है। यदि मेडिकल रिपोर्ट में मामूली चोटों की पुष्टि होती है तो आपको कई साल की जेल हो सकती है। और तब आपके सुंदर भविष्य को अलविदा। फिर वही पुरानी बात। मेरे पिछले जीवन में बिल्कुल इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहीं था। इसी बात ने मुझे फंसा दिया था। बाद में मुझे पता चला कि सुजैन बीमा धोखाधड़ी की विशेषज्ञ थी, एक इन्फ्लुएंसर थी। उसका चाचा, जो नगर पालिका में एक छोटा सा रसूखदार आदमी था, उसका सबसे बड़ा समर्थक था। लेकिन इस बार बात अलग है। मैंने ऑफिसर मां की ओर देखा और धीरे धीरे बोला, ऑफिसर, मैं भी शिकायत दर्ज करना चाहता हूं, मानहानि और झूठे आरोप लगाने के लिए। उन्होंने सार्वजनिक स्थान पर तथ्य गढ़े और उन्हें दुर्भावनापूर्ण इरादे से फैलाया, जिससे मेरी प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा और मुझे काफी मानसिक कष्ट हुआ। ऑफिसर मां का चेहरा काला पड़ गया। क्या आप स्थिति को पलटने की कोशिश कर रहे हैं? मैं केवल तथ्यों को बता रहा हूं और अपने अधिकारों की रक्षा कर रहा हूं। तथ्य तथ्य यह है कि आपने किसी को घायल किया है। बिना रुके मैंने जारी रखा। मेट्रो सुरक्षा अधिकारी जॉलीजुन ने निष्क्रियता बरतकर अपने कर्तव्यों का उल्लंघन किया है। वह उनकी साथी भी हो सकती है। मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता हूं। नियमों के अनुसार सीसीटीवी फुटेज कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखी जानी चाहिए। जिस बोगी में मैं था उसमें आगे और पीछे कैमरे लगे हैं। मैं जहां था वह जगह ब्लाइंड स्पॉट में नहीं हो सकती। अगर पुलिस दावा करती है कि कैमरे खराब थे तो मैं न्यायिक जांच की मांग करने के लिए एक वकील नियुक्त करूंगा। पूछताछ कक्ष में मौत जैसी खामोशी छा गई। ऑफिसर मां का चेहरा बदल गया। वह मुझे गौर से देख रहे थे। जब स्थिति गतिरोध में थी, कमरे का दरवाजा खुला। एक युवा पुलिसकर्मी ऑफिसर मां के पास आया और उनके कान में कुछ शब्द कहे। ऑफिसर के हाव भाव अजीब हो गए। चेन पिग्नन, तुम्हारी मंगेतर यहां है और उसके दोस्त, वे कहते हैं कि वे तुमसे बात करना चाहते हैं। लिन शिनरो। ये नाम एक जंग लगी सुई की तरह था जिसने मेरे दिल को छेद दिया। मेरे पिछले जीवन में वह आशा की आखिरी किरण थी जिससे मैंने चिपके रहने की कोशिश की थी। लेकिन जब साइबर उत्पीड़न ने मुझे घेर लिया तो उसने मुझे छोड़ दिया। मुझे उसका आखिरी संदेश, मुझे ब्लॉक करने से ठीक पहले का, अभी भी पूरी तरह याद है। हाँ, चेन पिग्नन, तुम सच में मुझे घिन आती है। हमारे बीच सब खत्म हो गया। दहेज वापस पाने का सपना भी मत देखना। और अब वह यहां है, दोस्तों के साथ। दोस्त। मुझे तुरंत अंदाजा हो गया कि वे कौन हैं। उन्हें अंदर आने दो। दरवाजा खुलता है। सबसे आगे लिन शिनरो, सफेद कपड़े पहने, हल्का और सलीके वाला मेकअप, रोती हुई आंखें, और उसके पीछे वह आदमी। जिस क्षण वह अंदर आया, हवा चिपचिपी हो गई। ज्याडा फांग, कॉलेज का एक सहपाठी, एक नया अमीर जिसका परिवार जमीन हड़पने के धंधे से अमीर हुआ था, और वह उस तरह का आदमी था जो लिन शिनरो के आसपास मक्खी की तरह मंडराता रहता था। उसने बहुत फैशनेबल कपड़े पहने थे। पूछताछ। कक्ष की मध्यम रोशनी में उसकी कलाई पर बंधी रिचर्ड मिल घड़ी चमक रही थी। उसे देखकर मैं मुस्कुराया। हम। बिल्कुल सही। मेरे पिछले जीवन के सभी दुश्मन यहां जमा हैं। जैसे ही शिनरो ने मेरी हथकड़ियां देखीं, उसके आंसू बहने लगे। पिग्नन, तुम किसी को कैसे मार सकते हो? क्या तुम्हें अंदाजा है कि यह बात कितनी बढ़ गई है? जैसे ही उसने मुंह खोला, वह मुझ पर आरोप लगा रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसे नाटक करते हुए देखता रहा। बगल में उस ढोंगी ने बोलना शुरू किया। इंटरनेट पर हंगामा मच गया है। वे कह रहे हैं कि तुम एक परवर्ट और हिंसक व्यक्ति हो। तुम क्या चाहते हो कि शिनरो अपना चेहरा कैसे दिखाए? उसने यह कहते हुए बहुत स्वाभाविक रूप से अपना हाथ लिन शिनरो के कंधे पर रखा और उसे धीरे से थपथपाया। लिन शिनरो ने उसे पीछे नहीं हटाया। इसके विपरीत उसने थोड़ा और उसके सहारे झुकने का मौका लिया। इस दृश्य को देखकर मेरा दिल जम गया। मेरे पिछले जीवन में इसी तरह के पाखंडी व्यवहार ने, जो मेरा भला चाहने का नाटक करते थे, मुझे बर्बाद किया था। जब तक मुझे निकाल नहीं दिया गया और मैं कर्ज में नहीं डूब गया, तब तक मुझे समझ नहीं आया। उनकी सगाई की खबर देखकर मुझे असलियत पता चली। दरअसल असली जोड़ा तो वही थे और मैं बस एक मूर्ख। मैंने शांत आवाज में पूछा, क्या यह बहुत बढ़ गया है? बहुत बढ़ गया। यह तो कम है। ज्याडा फांग ने केले के ब्रांड का नवीनतम स्मार्टफोन निकाला और उसे मेरी नाक के नीचे सटा दिया। ट्रेंड्स देखो, यह वायरल हो गया है। अब तुम एक सेलिब्रिटी हो। स्क्रीन पर मेरी हाई डेफिनेशन फोटो थी। बगल की 2 लड़कियों के चेहरे धुंधले कर दिए गए थे। कमेंट सेक्शन भरा पड़ा था। सबसे ऊपर मेरे पहचान पत्र की तस्वीर थी, मेरा पता और मेरी कंपनी की जानकारी। नीचे ये मेरे लिए गालियों की बाट थी। शिन्नरो का शरीर कांप रहा था।
जाओ, उनसे माफी मांगो और तुरंत उन्हें मुआवजा दो। जब तक वे पोस्ट हटाते हैं और माफी का बयान जारी करते हैं, तब तक स्थिति संभालने का एक मौका है। ज्याडा फांग ने तुरंत बात आगे बढ़ाई। पिग्नन, एक भाई की सलाह मानो, माफी मांग लो, मैंने पता किया है। इस सुजैन के अच्छे संपर्क हैं, तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। सार्वजनिक रूप से माफी मांगो, कुछ पैसे दो और मामला रफा दफा हो जाएगा। वह थोड़ा रुका। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं तुम्हें रकम उधार दे सकता हूं। ब्याज के लिए हम बाजार की दरों पर बात कर लेंगे। और देखो, वह एक नेक इंसान का नाटक कर रहा था। बाजार की दरें, शायद सूदखोरों वाली दरें। मुझे अंदाजा था। पिग्नन, तुमने सुना? यह देखकर कि मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हूं, लिन शिनरो और भी बेचैन हो गई। ज्याडा फांग तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? इसे खत्म करो, जल्दी स्वीकार कर लो। क्या तुम तभी खुश होगे जब कंपनी तुम्हें निकाल देगी? उसका चेहरा निराशा और डर का मुखौटा था। तो मेरी बेगुनाही और मेरी गरिमा एक नौकरी से कम कीमती थी। उसे मेरी प्रतिष्ठा की जरा भी परवाह नहीं थी। उसे बस इस बात का डर था कि इसका असर उस पर न पड़े। पूछताछ कक्ष का दरवाजा फिर से खुला। ऑफिसर मां हाथ में एक फाइल लिए अंदर आए और उसे मेज पर पटका। चेन पिग्नन, यह रहा आपसी समझौते का दस्तावेज। दूसरा पक्ष 5 लाख युआन का मुआवजा और एक माफी की वीडियो मांग रहा है। अगर तुम मान जाते हो और दस्तखत करते हो तो मामला बंद हो जाएगा। 5 लाख। मेरे पिछले जीवन में भी यही रकम थी। बिल्कुल इसी तरह उन्होंने मुझे दस्तखत करने के लिए मजबूर किया था। मैंने समझौते को नजरअंदाज करते हुए लिन शिनरो की ओर देखा और धीरे धीरे बोला, लिन शिनरो, क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो? वह ठिठक गई। पूछताछ कक्ष में मौत जैसी खामोशी छा गई। हर कोई उसे देख रहा था। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैंने छिपकर वीडियो नहीं बनाया? क्या अब इस बारे में बात करने का कोई मतलब है? चाहे तुमने वीडियो बनाया हो या नहीं, क्या यह महत्वपूर्ण है? अब हर किसी ने देख लिया है कि तुमने किसी को मारा है। क्या तुम थोड़े समझदार नहीं बन सकते? महत्वपूर्ण नहीं? मैं हंसा। तो मेरी बेगुनाही उसकी नजरों में कोई मायने नहीं रखती थी। ज्याडा फांग आगे बढ़ा, मुझे एक विजेता की नजर से देख रहा था। पिग्नन, शिनरो भी तुम्हारा भला चाहती है, थोड़े समझदार बनो। आज के समाज में सच का कोई महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि लोग क्या मानते हैं। उसने समझौता उठाया और दस्तखत वाली जगह पर अपनी उंगली से थपथपाया, जैसे कि वह मुझ पर उपकार कर रहा हो। 5 लाख के लिए साइन करो, मैं तुम्हें भेज दूंगा। तुम बाद में मुझे उधार की रसीद दे देना और एक माफी का वीडियो रिकॉर्ड कर लो। चलो, कुछ अच्छे शब्द बोलो, अपना थोड़ा घमंड छोड़ो। एक आदमी को झुकना आना चाहिए। दरवाजे की झिड़ी से 2 महिलाओं, सुजैन और ये लिन की संतुष्ट हंसी सुनाई दी। और मैं सोचती थी कि यह अड़ियल है। आखिरकार यह भी दूसरों की तरफ फुस्सा हो गया। पूरे 5 लाख। इस बार हमने जैकपॉट मारा है। आज रात हम सबसे महंगे जापानी रेस्तरां में खाना खाएंगे। हम इस बेचारे को घुटनों पर लाकर भुगतान करवाएंगे। आह! उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन हर शब्द सुई की तरह था। फिर भी हर कोई अनसुना करने का नाटक कर रहा था। ऑफिसर मां ने मेज पर जोर से हाथ मारा। साइन करो और जल्दी। हमारा समय बर्बाद मत करो। मैंने अपने सामने इन लोगों को देखा। ज्याडा फांग अपने पैसे से मेरी गरिमा को कुचलना चाहता था। मेरी मंगेतर मुझे अपना दोष स्वीकार करने के लिए दबाव डाल रही थी। वे लोग जो सच को तोड़ मरोड़ रहे थे। और उन 2 महिलाओं को भी नहीं भूलना चाहिए जो दरवाजे के पीछे पहले से ही अपनी जीत का जश्न मना रही थीं। उन्होंने मुझे कदम दर कदम खाई में गिराने के लिए अपना जाल बुना था, लेकिन इस बार वे सिर्फ सपना ही देख सकते थे। मैंने पेन उठाया। ये देखकर लिन शिनरो और ज्याडा फांग ने राहत की सांस ली। ऑफिसर मां अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए। कलाई के एक तेज झटके के साथ मैंने पेन को मेज पर जोर से पटक दिया। इस समझौते पर मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा। 5 लाख, एक पैसा भी नहीं। माफी की वीडियो। अपने सपनों में देखना। माहौल जम गया। चैन पिग्नन, तुम पागल हो गए हो। लिन शिनरो सबसे पहले चिल्लाई। क्या तुम्हें परिणामों का अंदाजा है? मैं देख रहा हूं कि तुम केवल डंडे की भाषा समझते हो। ऑफिसर मां ने मेज थपथपाई और चिल्लाए, कोई है? चूंकि यह समझौते से इनकार कर रहा है, इसे हथकड़ी लगाओ और हिरासत में ले लो। 2 युवा पुलिसकर्मी तुरंत हथकड़ी लेकर आगे बढ़े। ज्याडा फांग का चेहरा सख्त हो गया। उसने मुझे धमकाने के लिए आवाज धीमी की। चैन पिग्नन, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था। चूंकि तुम मेरा बढ़ाया हुआ हाथ ठुकरा रहे हो, तो अगर मैं हमारी सालों की दोस्ती भूल जाऊं तो शिकायत मत करना। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम जेल में बहुत बुरा वक्त बिताओ। मैं घृणा से विकृत उसके चेहरे को देख रहा था।
मेरे भीतर केवल प्रतिशोध की एक लहर दौड़ रही थी। मुझे हिरासत में लोगे? हम? बहुत अच्छा, मैंने खुद अपनी कलाइयां आगे कर दी। लेकिन मुझे हथकड़ी लगाने से पहले मेरा सुझाव है कि आप कुछ दिलचस्प देख लें। अभी मैंने अपनी बात पूरी ही की थी कि पूछताछ कक्ष का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ झटके से खुला। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जिसने पुलिस कमिश्नर की वर्दी पहनी थी अंदर दाखिल हुआ। उसका चेहरा चौकोर था और उसमें एक स्वाभाविक अधिकार था। उसके पीछे दो मातहत थे जिनके हाथों में रिकॉर्डर थे। उसे देखते ही ऑफिसर मां ऐसे उछला जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। को कमिश्नर जी ने आप यहां क्या कर रहे हैं? कमिश्नर जी ने कहे जाने वाले उस व्यक्ति ने उसकी ओर देखा तक नहीं। वह सीधे कंप्यूटर की ओर गया और अपने अधीनस्थ को आदेश दिया, शेन शेंग, वह वीडियो ढूंढो जिसे न्याय कभी अनुपस्थित नहीं होता। नाम के यूजर ने 5 मिनट पहले ऑनलाइन पोस्ट किया है और उसे स्क्रीन पर चलाओ। जल्द ही दीवार पर एक वीडियो प्रोजेक्ट किया गया। तस्वीर हिल रही थी लेकिन आवाज की गुणवत्ता बेहतरीन थी। ट्रेन की बोगी में सुजैन और ये लिन ने एक दूसरे को धूर्तता से देखा। उसके ठीक बाद सुजैन का शरीर झुका और वह बड़ी सटीकता के साथ मुझसे टकराई। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम अपने फोन से मेरी वीडियो बना रहे हो? उसकी तीखी और चुभने वाली आवाज स्पीकर के माध्यम से पूरे कमरे में गूंज उठी। मैंने स्क्रीन पर खुद को देखा, जो पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया था। इससे पहले कि मैं अपना बचाव कर पाता, मुझ पर गालियों की बौछार कर दी गई। कमीने कहीं के! हर शब्द मेरी आत्मा में सुई की तरह चुभ रहा था। लेकिन कमरे में मौजूद बाकी लोगों ने अपनी नजरें फेर लीं। ऑफिसर मां का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी कनपटियों पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। ज्यादा फांग की कुटिल मुस्कान उसके होठों पर ही जम गई। वह बिना पलक झपकाए स्क्रीन को घूर रहा था। वहीं लेन शिनरो ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसका शरीर लड़खड़ा रहा था। उसकी आंखों में पहले हैरानी थी और फिर वह गहरे अपमान और डर में डूब गई। वीडियो चलता रहा। मैं अन्य यात्रियों से घिरा हुआ था। सुरक्षा एजेंट जॉलिजुन ने मुझे बेरहमी से दीवार के साथ सटा दिया, जबकि भीड़ के पीछे छिपी सुझैन और येलिन विजय की मुस्कान मुस्कुरा रही थीं। वीडियो का अंत उनके फोन स्क्रीन के क्लोजअप से हुआ, जहां उनकी बातचीत दिख रही थी। ये हमारी जेब में है, रुको, मेरे इशारे का इंतजार करो, हम पीछे नहीं हटेंगे। इस बार इसकी प्रतिष्ठा पूरी तरह बर्बाद करनी है। वीडियो खत्म हुआ और स्क्रीन काली हो गई। लेकिन घृणा से भरे उनके वे दो चेहरे कमरे में मौजूद हर व्यक्ति के दिमाग में गर्म लोहे की छाप की तरह अंकित हो गए। नहीं, ये सच नहीं है, ये एडिटिंग है। सुजैन प्रवेश द्वार से चिल्लाई और कंप्यूटर की ओर झपटी। एक पुलिसकर्मी ने बिजली की गति से प्रतिक्रिया दी। उसका हाथ मरोड़ा और उसे मेज पर जोर से दबा दिया। येलिन जमीन पर ढह गई। उसकी आंखें खाली थीं और वह बड़बड़ा रही थी। ऑफिसर मां के होंठ कांप रहे थे। ज्यादा फांग का चेहरा सफेद से लाल और फिर हरा हो रहा था, जैसे किसी चित्रकार का पैलेट हो। उसे अपने आसपास जलती हुई नजरें महसूस हो रही थीं, जैसे वे उसकी खाल उधेड़ देंगी। मैं धीरे से खड़ा हुआ। मेरी हथकड़ियों की धातु की खनक सुनाई दी। डायरेक्टर जने, क्या आपको अब भी मेरे कबूलनामे की जरूरत है? डायरेक्टर जने की नजर पूरे कमरे में घूमी और फिर मुझ पर टिक गई। इसकी हथकड़ियां खोल दो। कांपते हुए ऑफिसर मां ने मुझे आजाद किया। मेरी कलाइयां आजाद होते ही उन पर पड़े गहरे लाल निशान साफ दिखाई दे रहे थे। डायरेक्टर जेने की नजरें और सख्त हो गईं। मां बाओगो, ऑफिसर मां, उसके घुटने जवाब दे गए और वह भारी आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। आपके मामले में अनुशासन समिति के साथी आपसे मिलने आएंगे। अब अपना यह बैज उतार दो। मां बाओगो पूरी तरह से टूट गया, जैसे कोई रद्दी का ढेर हो। डायरेक्टर जेने की नजर फिर सुजैन और येलिन की ओर मुड़ी। जहां तक आप दोनों की बात है, मानहानि, झूठा आरोप, ब्लैकमेल और जबरन वसूली के संदेह में सबूत अकाट्य हैं, जो आपके मामले को गंभीर बनाते हैं। इन्हें ले जाओ। पूछताछ के लिए इन्हें तुरंत अलग करो। दोनों महिलाओं को बाहों से पकड़ लिया गया। तभी वे अपनी सुस्ती से बाहर आईं और चिल्लाने लगीं। मुझे छूने की हिम्मत मत करना! सुजैन अपने फेफड़े फाड़कर चिल्लाई। अपने संपर्कों के दम पर उन्हें डराने की कोशिश करने लगी। डायरेक्टर जेने ने एक ठंडी और तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दी। हम आज अगर खुद राष्ट्रपति भी आ जाएं तो वे तुम्हें नहीं बचा सकते। हम उन कीड़ों को कभी नहीं छोड़ते जो कानून की गरिमा का अपमान करते हैं। हाथ के एक इशारे के साथ सुजैन और येलिन को बिना किसी दया के बाहर घसीट दिया गया। उनका रोना और गालियां गलियारे में धीरे धीरे कम होती गईं। जब सब सुलझ गया तो डायरेक्टर जेने अपने आदमियों के साथ चले गए। जाने से पहले उन्होंने मुझ पर एक गहरी नजर डाली। कमरे की हवा बर्फीली हो गई थी। ज्यादा फांग ने मुस्कुराने की कोशिश की, जो मुस्कान कम और रोने जैसी शक्ल ज्यादा थी, और मेरे पास आया।
पिग्नन, ये एक गलतफहमी है। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन मैं उसे टालने के लिए हट गया। उसका हाथ एक शर्मनाक सन्नाटे में हवा में लटका रह गया। सच में? क्या आप ही नहीं कह रहे थे कि सच मायने नहीं रखता, कि मामला खत्म करने के लिए मेरा सिर झुकाना ही काफी है? ज्यादा फांग का चेहरा ईंट जैसा लाल हो गया। वह अवाक था। ज्यादा फांग, अपना ढोंग बंद करो। मैं किसी और से बेहतर जानता हूं कि तुम असल में क्या सोच रहे हो। मेरे सामने फिर कभी मत आना। इतना कहकर मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया और मेरी नजर शिनरो की ओर मुड़ी। वह वहां पूरी तरह बेसहारा खड़ी थी। आंसुओं की वजह से उसका वह आईलाइनर फैल गया था जिसे उसने इतनी सावधानी से लगाया था। पिग्नन, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम पर कभी शक नहीं करना चाहिए था। उसने माफी मांगने के लिए मेरी कमीज का कोना पकड़ने की कोशिश की। अगर आज यह वीडियो नहीं होता तो तुम बस मुझे झूठा आरोपी बनते हुए देखती रहती और फिर अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए साफ जमीर के साथ ज्यादा फांग की मदद स्वीकार कर लेती। नहीं, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? वो पागलों की तरह सिर हिला रही थी। उसके आंसू और तेज बह रहे थे, लेकिन यह सब बहुत व्यर्थ और दयनीय लग रहा था। मैंने उसे गौर से देखा, अपने हर शब्द को तौलते हुए। मैंने उससे वह सवाल पूछा जिसका जवाब मुझे पहले से पता था, लेकिन जिसकी पुष्टि का मैं इंतजार कर रहा था। लिन शिनरो, अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, क्या तुमने मुझसे कभी सच में प्यार किया था? लिन शिनरो निशब्द रह गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, जैसे उसमें खून ही ना हो। प्यार? शायद उस समय जब मैं साल के 3 लाख कमाता था, जब मैं उसे ब्रांडेड बैग दिला सकता था और बड़े रेस्तरां में ले जा सकता था। लेकिन जब संकट आया, जब उसकी नजरों में मेरी कीमत खत्म हो गई और मैं उसके लिए बोझ बनने वाला था, तो वह दिखावटी प्यार तुरंत गायब हो गया। पास खड़ा ज्यादा फांक ये सुनकर आग बबूला हो गया। बस बहुत हुआ। उसने लिन शिनरो को अपने पीछे खींच लिया। चेन पिग्नन, उस पर कीचड़ उछालना बंद करो। मैं तुमसे बेहतर जानता हूं कि शिनरो किस तरह की इंसान है। तुम बस स्थिति अपने पक्ष में होने का फायदा उठाकर सारा दोष उस पर मढ़ रहे हो। हमारे मामले से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मैंने उसे अपनी नजरों से चीर दिया। बल्कि इसका मुझसे ही लेना देना है। मेरे बर्ताव ने ज्यादा फांग को और भी क्रोधित कर दिया। ये मत सोचो कि तुम बच निकलोगे सिर्फ इसलिए कि पासा पलट गया है। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। वह वीडियो जिसमें तुम लोगों को मार रहे हो, वह अभी भी ऑनलाइन है। तो क्या वह आत्मरक्षा थी? जिन इंटरनेट यूजर्स ने पूरा वीडियो देखा है, वे अपनी राय खुद बनाएंगे। अपनी राय? इंटरनेट यूजर्स भेड़ों का झुंड है, जिनका अपना कोई विवेक नहीं होता। वे बस जनमत का पीछा करते हैं। चैन पिग्नन, मैं तुम्हें शिनरो से माफी मांगने का आखिरी मौका देता हूं। बदले में मैं इस मामले को दबाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं, वरना ऑनलाइन लिंचिंग की दूसरी लहर के लिए तैयार रहो। इतना कहकर उसने रोती हुई लिन शिनरो को पकड़ा और जाने के लिए मुड़ा। दरवाजे पर पहुंचकर लिन शिनरो ने, जैसे उसने हार न मानी हो, मुड़कर मुझे देखा। मैंने उन्हें दूर जाते देखा। मेरा दिल पूरी तरह शांत था। हम ऑनलाइन लिंचिंग की दूसरी लहर आने दो। मैं उनका डटकर सामना करने के लिए तैयार हूं। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते ही सूरज की रोशनी ने मेरी आंखों को चौंधिया दिया। मैंने अपना फोन निकाला और उसे चालू किया। मिस्ड कॉल्स और मैसेज की जैसे बाढ़ आ गई थी। मैंने सबसे पहले अपने माता पिता को फोन किया। मैंने उनसे कहा कि सब ठीक है, यह सिर्फ एक गलतफहमी थी और उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मैंने सोशल मीडिया खोला। जैसा कि अनुमान था, चीजें बिल्कुल वैसा ही मोड़ ले रही थीं जैसा ज्यादा फांग ने कहा था। पूरा वीडियो आने से जनमत 2 हिस्सों में बंट गया था। नेटिजन्स का एक हिस्सा मेरा पक्ष ले रहा था। ये तो पूरा पलटवार है, तो ये सब एक सोची समझी साजिश थी। ये दोनों लड़कियां सच में घिनौनी हैं। इन्हें सीधे जेल भेजो। बहुत अच्छे भाई, तुम डटे रहो। लेकिन दूसरी आवाजें भी धीरे धीरे उठने लगी थीं। कुछ इन्फ्लुएंसर्स और प्रायोजित अकाउंट्स ने बहस को मोड़ना शुरू कर दिया था। यह सच है कि उसे फंसाया गया था और हमें उसे सहानुभूति है, लेकिन हिंसा किसी चीज का समाधान नहीं है। चेन पिग्नन का व्यवहार जानबूझकर हमला करने और चोट पहुंचाने जैसा है। चीजों को आपस में न मिलाए। ताक झांक का आरोप झूठा है, लेकिन हमला तो हकीकत है। हमें हर तरह की हिंसा का विरोध करना चाहिए। क्या किसी को यह नहीं लगता कि उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया? आखिर वे लड़कियां ही तो हैं। इसे करीब से देखने पर रोंगटे खड़े हो जाते थे। इन कमेंट्स के पीछे स्पष्ट रूप से हेरफेर करने वाले पेशेवर लोग काम कर रहे थे। सुजैन और ये लिन के पीछे खड़ी एजेंसी अब हरकत में आ गई थी। वे मामले को भटकाना चाहते थे, झूठे आरोप से ध्यान हटाकर उसे हिंसा पर केंद्रित करना चाहते थे। तभी मेरा फोन बजा। ये मेरी कंपनी का एचआर विभाग था। चैन पिग्नन, इंटरनेट पर चल रहे आपके मामले के संबंध में कंपनी का प्रबंधन इसे बहुत गंभीरता से ले रहा है। चर्चा के बाद आपको निलंबित करने का निर्णय लिया गया है।
कृपया औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कल ऑफिस आएं। एक ठंडी और बिना किसी भावना वाली सूचना, बिल्कुल मेरे पिछले जीवन की तरह। उन्होंने मुझे स्पष्टीकरण देने का मौका तक नहीं दिया। उनकी नजर में मुसीबत खड़ी करने वाला कर्मचारी एक बोझ है जिसे किसी भी समय हटाया जा सकता है। फोन काटते समय मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। तूफान तो अभी शुरू हुआ है, लेकिन मैं अब अपने पिछले जीवन वाला चेन पिगनर नहीं हूं जो डर से कांपता रहता था। मैंने अपने कॉन्टैक्ट्स खोले। मुझे वहां एक ऐसा नाम मिला जो लंबे समय से दफन था, वकील लू रुयान। उनका ऑफिस शहर के सबसे व्यस्त सीबीडी इलाके में था, एक पूरी मंजिल जिसकी कांच की दीवारों से गगनचुंबी इमारतों का जंगल दिखता था। जब मैंने उन्हें देखा तो उन्होंने एक बेदाग काला सूट पहना हुआ था और खिड़की के पास खड़े होकर फोन पर बात कर रहे थे। उनका लहजा बहुत सख्त था। मिस्टर वांग, ये कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है, 30 मिलियन, एक पैसा कम नहीं। या तो आप आज शाम 5 बजे से पहले भुगतान करें या कोर्ट का समन मिलने का इंतजार करें, और मुझसे रियायत की बात ना करें। ये शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। उन्होंने फोन रख दिया। तभी वे मेरी ओर मुड़े। उनकी नजर एक एक्सरे की तरह थी जिसने मुझे सिर से पांव तक परखा। चैन पिगनन, मैं ही हूं, मेट्रो वाले मामले में शामिल व्यक्ति। लू रोयान करीब आए, मेरे सामने बैठे और पैर पर पैर चढ़ा लिए। वे थोड़ा आगे झुके, जिससे मुझ पर एक तीव्र दबाव महसूस हुआ। मेरी फीस $5,000 है। क्या आप वाकई मुझे काम पर रखना चाहते हैं? बिल्कुल। मैंने एक बैंक कार्ड निकाला और उनके सामने रख दिया। इसमें 2 लाख हैं। इसे वकील की फीस के तौर पर एडवांस समझें। अगर यह काफी नहीं है तो मैं दूसरा रास्ता निकालूंगा। ये पिछले कुछ सालों की मेरी सारी बचत थी। पिछले जीवन में मैंने मूल रूप से इस पैसे का उपयोग लिन शिनरो के साथ घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट के रूप में करने की योजना बनाई थी। अंत में उसने मुझसे यह पैसा दहेज के बहाने छीन लिया था। लू रोयान ने कार्ड पर एक नजर डाली, लेकिन उसे छुआ नहीं। पैसा समस्या नहीं है। मैं केवल वही केस लेता हूं जो एक चुनौती हो। अपनी मांगें बताइए। मेरी मांगें सरल हैं। पहला, मैं सुजैन, येलिन और उनका समर्थन करने वाली संस्था पर मुकदमा करना चाहता हूं। आरोपों में मानहानि, झूठा आरोप, साजिश, ब्लैकमेल और जबरन वसूली शामिल होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि वे बर्बाद हो जाएं, उनकी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाए और वे जेल में सड़ें। दूसरा, मैं मेट्रो कंपनी पर प्रबंधन की लापरवाही के लिए और सुरक्षा एजेंट जॉलिजुन पर सत्ता के दुरुपयोग और पेशेवर लापरवाही के लिए मुकदमा करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वे सार्वजनिक रूप से माफी मांगें और मेरे मानसिक कष्ट के लिए मुआवजा दें। तीसरा, मैं उन मार्केटिंग अकाउंट्स और इन्फ्लुएंसर्स पर मुकदमा करना चाहता हूं जिन्होंने मीडिया लिंचिंग की साजिश रची और इंटरनेट पर मुझ पर व्यक्तिगत हमले किए। मैं चाहता हूं कि वे न्याय के सामने अपने कृत्यों का जवाब दें। चौथा, मैं अपनी कंपनी फांगा ग्रुप पर मुकदमा करना चाहता हूं जिसने मुझे बिना किसी ठोस कारण के निलंबित कर दिया। यह अवैध है। मैं चाहता हूं कि वे मुझे मेरे पद पर वापस लें और हुए नुकसान की भरपाई करें। लू रुयान के चेहरे पर दिलचस्पी की एक चमक दिखाई दी। दिलचस्प? तो आप उन सभी को एक ही झटके में गिराना चाहते हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। चूंकि उन्होंने मेरा दुश्मन बनना चुना है तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आप किससे टकरा रहे हैं? लू रुयान की उंगलियां मेज पर धीरे धीरे थपथपा रही थीं। सुजैन और अन्य को एक कुख्यात पीआर एजेंसी का समर्थन प्राप्त है। एक कंपनी को डुबाने के कई तरीके होते हैं। मेट्रो कंपनी एक सरकारी उद्यम है, उन्हें झुकाना मुश्किल है, और ये सभी स्कैंडल अकाउंट्स बड़े रसूखदारों के इशारे पर चलते हैं। जहां तक आपकी कंपनी फांगा ग्रुप की बात है, इस शहर में सेक्टर लीडर बनने के लिए क्या आपको लगता है कि उनके अधिकारियों के ऊंचे संपर्क नहीं होंगे? क्या आपको वाकई विश्वास है कि आप जीतेंगे? मुझे विश्वास है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। लू रोयान उस व्यक्ति के उत्साह के साथ मुस्कुराए जिसे आखिरकार अपनी टक्कर का कोई मिल गया हो। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं? क्योंकि आप लू रुयान हैं, शहर के सबसे अच्छे और सबसे महंगे वकील। 5 साल का करियर, सैकड़ों मुकदमे और एक भी हार नहीं। आपकी विशेषज्ञता असंभव को संभव बनाने में है। ये सब मैंने अपने पिछले जीवन में खुद को बचाने के रास्ते तलाशते हुए सीखा था। दुर्भाग्य से उस समय मेरे पास परामर्श के लिए भी पैसे नहीं थे। ऐसा लगता है आपने मेरे बारे में अच्छी रिसर्च की है। लू रुयान की मुस्कान और चौड़ी हो गई। लेकिन सिर्फ मुझे जानना काफी नहीं है। मुझे यह जानना होगा कि आपके पास क्या तुरुप का इक्का है। मेरे पास जो तुरुप का इक्का है वह है सच। मैंने उनके सामने एक यूएसबी ड्राइव सरका दी। इसमें पूरा वीडियो और कुछ अन्य जानकारी है जो मैंने खोजी है। लू रुयान ने अपनी भौहें उठाईं। उन्होंने ड्राइव को अपने लैपटॉप से जोड़ा। फाइलों में वीडियो के अलावा एक दस्तावेज भी था। उस दस्तावेज में विस्तार से बताया गया था कि कैसे सुजैन और ये लिन ने पिछले 1 साल में 3 अन्य पुरुषों को ब्लैकमेल करने के लिए झूठे एक्सीडेंट और स्कैम किए थे।
इसमें तारीखें, स्थान, पीड़ितों की पहचान और वसूली गई रकम का पूरा विवरण था। मैंने यह सब केवल अपने पिछले जीवन की यादों के आधार पर इकट्ठा किया था। उस जीवन में ये पीड़ित अपनी प्रतिष्ठा के डर से चुप रहे और मामला दबाने के लिए भुगतान कर दिया। उनकी कायरता ने सुझैन और दूसरों के अहंकार को और बढ़ा दिया था। इस जीवन में मैं उन सब को बेनकाब करूंगा। लू रोयान जितना ज्यादा पढ़ते गए, उनकी आंखें उतनी ही चमकती गईं। ओह, ये सब आपने कैसे हासिल किया? ये मायने नहीं रखता। महत्वपूर्ण यह है कि क्या यह जानकारी हमारे लिए हथियार बन सकती है। हथियार से भी बढ़कर। लू रोयान ने दस्तावेज बंद किया। उनका चेहरा बेकाबू उत्साह से भरा था। यह एक परमाणु बम है। चेन पिगनन, आप मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा दिलचस्प हैं। वे उठे और अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैं ये केस लेता हूं। आपके साथ टीम बनाकर खुशी होगी। मुझे भी खुशी होगी। मैंने उनका हाथ थाम लिया। उनका हाथ ठंडा था लेकिन पकड़ मजबूत थी। हालांकि मेरी एक शर्त है। क्या? अब से आपको मेरे हर निर्देश का सख्ती से पालन करना होगा। आप मीडिया से जो कुछ भी कहेंगे वह पहले मुझसे स्वीकृत होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरा क्लाइंट कोई अनियंत्रित और गुस्सैल व्यक्ति बने। कोई समस्या नहीं है, लू रोयान। बढ़िया। लू रोयान ने अपने डेस्क का फोन उठाया। एमएस, जनसंपर्क और कानूनी विभागों को सूचित करें। मीटिंग बुलाएं। हमारे पास एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। मुझे पता था कि मेरा पलटवार वास्तव में इसी क्षण से शुरू हो रहा था। तूफान बस आने ही वाला था। लू रोयान की कार्यक्षमता अद्भुत थी। एक ही दिन में उन्होंने सारी तैयारियां पूरी कर लीं। अगली सुबह 4 वकीलों के पत्र एक साथ सुजैन के संस्थान, मेट्रो प्रबंधन, फांगा ग्रुप और करीब 1 दर्जन स्कैंडल अकाउंट्स के संचालकों को भेजे गए। इसके तुरंत बाद रुयान ने मेरे नाम पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। कमरा लोगों से खचाखच भरा था। कैमरों और माइक्रोफोन की बाढ़ हुई थी। रुयान द्वारा तैयार किए गए सूट को पहनकर मैं मंच पर बैठा था। फ्लैश की चमक के सामने मेरा चेहरा शांत था। लू रुयान ने मेरे वकील के रूप में सबसे पहले बात की। उन्होंने पूरी सच्चाई को स्पष्ट और संक्षिप्त तरीके से सबके सामने रखा। फिर उन्होंने बिना किसी काट छांट के पूरा वीडियो दिखाया। हॉल में हैरानी की सुगबुगाहट फैल गई। तभी लू रुयान ने अपना दूसरा धमाका किया। उन्होंने सुजैन और येलिन से जुड़े ब्लैकमेल और जबरन वसूली के 3 अन्य मामलों को सार्वजनिक कर दिया। हालांकि पीड़ितों के नाम छिपे हुए थे, लेकिन काम करने का तरीका और शामिल रकम यह साबित करने के लिए काफी थी कि यह एक संगठित आपराधिक समूह था। मेरे क्लाइंट मिस्टर चेन पिंगन न केवल साइबर बुलिंग के शिकार हैं, बल्कि वह एक व्हिसल ब्लोअर भी हैं। उन्होंने अंधेरे में चल रहे एक आपराधिक नेटवर्क को बेनकाब करने के लिए साहसपूर्वक आगे आने का फैसला किया है। रुयान की आवाज शक्तिशाली, दृढ़ और बेहद प्रभावशाली थी। हमने पर्याप्त सबूत जुटा लिए हैं और उन्हें पुलिस और संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया है। हमें विश्वास है कि कानून सभी पीड़ितों को न्याय दिलाएगा। वहां मौजूद पत्रकार बेकाबू हो गए। चारों तरफ से सवालों की बौछार होने लगी। मिस्टर चेन, आपको यह सबूत कैसे मिले? मिस्टर चेन, फांगा ग्रुप ने आपको निलंबित कर दिया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैत्रेलू, आप कितने हर्जाने की मांग कर रहे हैं? लू रुयान ने सबको शांत होने का इशारा किया। फिर माइक्रोफोन मेरी तरफ खिसका दिया। नमस्ते, मैं आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा। पहला, सबूतों के स्रोत के बारे में मैं केवल इतना कहूंगा कि न्याय धीमा हो सकता है, लेकिन वह अंततः आता जरूर है। जब कोई व्यक्ति अपनी गरिमा की रक्षा करने का निर्णय लेता है, तो पूरी दुनिया उसे रास्ता देने के लिए हट जाती है। दूसरा, मुझे निलंबित करने के फांगा ग्रुप के फैसले पर मुझे गहरा खेद है। एक बड़ी कंपनी को न केवल वैल्यू क्रिएट करनी चाहिए, बल्कि अपने कर्मचारियों की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। मैं एक कर्मचारी के रूप में अपने अधिकारों की कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पैसे पाने या सहानुभूति बटोरने के लिए आयोजित नहीं की है। मैं बस उन सभी से कहना चाहता हूं जिन्होंने अन्याय सहा है या सह रहे हैं। मैं रुका और पूरे कमरे पर नजर डाली। जब अंधेरा छा जाए तो डरो मत और समझौता मत करो, क्योंकि हर बार जब आप झुकते हैं तो आप केवल उस अंधेरे को और मजबूत करते हैं। आपको अपनी पूरी ताकत से पलटवार करना चाहिए। भले ही आप एक छोटी सी रोशनी हो, उसका उपयोग अंधेरे को चीरने के लिए करें। मेरे भाषण के अंत में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का असर तुरंत हुआ। इंटरनेट पर जनमत पूरी तरह बदल गया। जो आवाजें पहले मुझ पर हमला कर रही थीं, वे पल भर में गायब हो गईं और समर्थन की लहर दौड़ गई। चेन पिंगन, द व्हिसल ब्लोअर, हनी ट्रैप नेटवर्क को कड़ी सजा दो। फांगा ग्रुप को चेन पिंगन से माफी मांगनी चाहिए। ये कीवर्ड सभी बड़े प्लेटफॉर्मों पर ट्रेंड करने लगे।
सुजैन और येलिन की एजेंसी के शेयर गिर गए। कई भागीदारों ने अपने अनुबंध तोड़ दिए। मेट्रो कंपनी ने रात में ही एक बयान जारी कर सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की घोषणा की। झाओ लिगिन को बर्खास्त कर दिया गया और जिम्मेदार लोगों को दंडित किया गया। फांगा ग्रुप भी मीडिया संकट में फंस गया। उनकी वेबसाइट और कमेंट सेक्शन पर नाराज लोगों ने धावा बोल दिया। तभी मेरा फोन बजा। वह एक अनजान नंबर था। हेलो, क्या यह चेन पिंगन है? दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी लेकिन घिनौनी आवाज आई। वह ज्यादा फेंक था। उसका लहजा चापलूसी भरा और जल्दबाजी में था। पिंगन, मैं हूं जाड़ा फेंक। पहले जो हुआ वह सिर्फ एक गलतफहमी थी। मुझे भी धोखा दिया गया था। तुम इन सबसे ऊपर हो, मुझ पर गुस्सा मत करो। अगर तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए है तो कहो, मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया। ज्यादा फेंक थोड़ा रुका। सुजैन की कंपनी के मालिक के मेरे परिवार के साथ कुछ व्यावसायिक संबंध हैं। उन्होंने मुझसे इस मामले में तुम्हारे साथ मध्यस्थता करने को कहा है ताकि यह देखा जा सके कि क्या इसे शांति से सुलझाया जा सकता है। कीमत पर बात हो सकती है। वे तुम्हें 100 मिलियन का मुआवजा देने के लिए तैयार हैं। 100 मिलियन? कितनी उदारता है। ऐसा लगता है कि लू रुयान के परमाणु बम ने उन्हें बहुत डरा दिया है। वे पैसे से मामले को दबाना चाहते हैं। तुम क्या कहते हो? मुझे लगता है कि यह सोचने लायक है। 100 मिलियन के साथ तुम जीवन भर के लिए निश्चिंत हो जाओगे। पैसे के सामने काम, प्रतिष्ठा, इन सब का कोई मोल नहीं है। इस समय तुम और शिनरू। मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। पहला, शिनरू और मेरे बीच अब कुछ नहीं है। दूसरा, तुम उन्हें बता सकते हो कि मैं किसी भी समझौते से इनकार करता हूं। मैं चाहता हूं कि वे सब जेल में सड़ें। इतना कहकर मैंने सीधे फोन काट दिया और उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। कुछ लोग कभी नहीं समझेंगे कि कुछ चीजें खरीदी नहीं जा सकती, जैसे मासूमियत और गरिमा। ज्यादा फेंक ने हार नहीं मानी। उसने दूसरे नंबर से फोन किया जिसे मैंने फिर से ब्लॉक कर दिया। फिर लिन शिनरू का फोन आया। मैंने एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर फोन उठाया। पिंगन, तुम समझौते से इनकार क्यों कर रहे हो? 100 मिलियन, ये ऐसी रकम है जिसे हम अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं कमा पाएंगे। शायद तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। अगर मैं वह पैसा ले भी लेता तो उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं होता। क्या मतलब कोई लेना देना नहीं? हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ है। जैसे ही तुम्हारे पास पैसा आएगा हम तुरंत शादी कर सकते हैं। हम सबसे सुंदर घर और सबसे अच्छी कार खरीदेंगे। चेन पिंगन, क्या तुम भूल गए कि तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं एक अच्छा जीवन जीऊंगी? सच है, मैं मानता हूं, लेकिन तुम शायद ये भूल गई हो कि जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुमने क्या किया था। लिन शिनरू, ये तुम ही थी जिसने अपने हाथों से वह सब छोड़ दिया जो हमारे पास था। मैं उस समय बस भटक गई थी और वह तुम्हारे भले के लिए था। मुझे डर था कि तुम जेल चले जाओगे। ज्यादा फेंक ने मुझसे कहा कि अगर तुम बातचीत के लिए राजी हो गए तो उसका परिवार अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके सुजैन और अन्य लोगों से शिकायत वापस करवा सकता है और तुम्हारा आपराधिक रिकॉर्ड भी साफ करवा सकता है। तो वह अभी भी उसे इस तरह के झूठ से धोखा दे रहा था, या यूं कहें कि वह खुद इस पर विश्वास करना चाहती थी, क्योंकि उसकी दुनिया में व्यक्तिगत स्वार्थ हमेशा सही और गलत से ऊपर होता है। लिन शिनरू, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, मेरे मामले किसी और के सरोकार नहीं है। हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। अब मुझे परेशान मत करना। चेन पिंगन, तुम कमीने, तुम एहसान फरामोश। तुम्हें लगता है कि तुम ज्यादा फेंक के बिना जीत गए? तुम कुछ भी नहीं हो, तुम पछताओगे। वह फोन के दूसरी तरफ पागलों की तरह चिल्ला रही थी। बिना एक शब्द कहे मैंने फोन काट दिया। पछतावा? मुझे केवल एक ही बात का पछतावा है कि मैंने अपने पिछले जीवन में उसका असली चेहरा पहले क्यों नहीं देखा। कुछ दिनों बाद सभी आरोपियों को अदालत के समन सौंप दिए गए। लू रुयान सामूहिक मुकदमा चलाने के लिए 3 अन्य पीड़ितों के साथ शामिल हो गए। मुकदमे के दिन अदालत के बाहर पत्रकारों की भारी भीड़ थी। कोर्ट रूम में मैंने वही पुराने चेहरे देखे। सुजैन और येलिन कैदियों की वर्दी में थीं। उनके चेहरों से सारी अकड़ गायब हो चुकी थी। उनकी एजेंसी का मालिक, एक अधेड़ उम्र का चिपचिपा सा आदमी, पीला पड़ गया था। मेट्रो कंपनी का प्रतिनिधि, फांगा ग्रुप का कानूनी सलाहकार और मार्केटिंग अकाउंट्स के जिम्मेदार लोग सब सिर झुकाए बैठे थे। मेरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। ज्यादा फेंक और लिन शिनरू दर्शकों के बीच बैठे थे। ज्यादा फेंक शायद यह देखने आया था कि क्या उसके परिवार के संबंध काम आएंगे, जबकि लिन शिनरू को शायद अब भी लग रहा था कि मैं मान जाऊंगा। सुनवाई एक तरफा जीत थी। लू रुयान द्वारा तैयार किए गए सबूतों का जखीरा पूरा और अचूक था। वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग, बैंक ट्रांसफर स्टेटमेंट, चैट के स्क्रीनशॉट, हर सबूत आरोपियों के लिए एक गहरे आघात जैसा था। उनके वकील बेबस थे। उनकी दलीलें कमजोर और हास्यास्पद थीं। अपने अंतिम बयान में सुजैन और येलिन फूट फूट कर रोने लगीं और माफी मांगने लगीं।
उन्होंने दावा किया कि वे कुछ समय के लिए अंधी हो गई थीं और सुधार का एक मौका चाहती थीं। मैं पत्थर की तरह अडिग रहा। माफी के लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। जब वे मुझ पर सबसे गंदी गालियों से हमला कर रहे थे, जब वे मेरा जीवन बर्बाद करने के लिए जनता को गुमराह कर रहे थे, तब उन्होंने मुझे मौका क्यों नहीं दिया? अंतिम फैसला आया। सुजैन और येलिन को मानहानि, झूठे आरोप और ब्लैकमेल के लिए दोषी पाया गया और 8 साल की जेल की सजा सुनाई गई। एजेंसी के मालिक को मुख्य अपराधी मानते हुए 12 साल की सजा मिली। उसकी सारी अवैध कमाई जब्त कर ली गई और उस पर भारी जुर्माना लगाया गया। अन्य कर्मचारियों को भी सजा मिली। मेट्रो कंपनी, फांगा ग्रुप और शामिल मार्केटिंग अकाउंट्स को सार्वजनिक माफी मांगने और मुझे मानसिक प्रताड़ना व आय की हानि के लिए कुल 3 मिलियन युआन का हर्जाना देने का आदेश दिया गया। जज का हथौड़ा बजा। मैंने राहत की एक लंबी सांस ली। मेरे पिछले जीवन का अन्याय आखिरकार इस क्षण धुएं की तरह उड़ गया। जब मैं अदालत से बाहर निकला तो सूरज चमक रहा था। लीन शिनरू मुझे रोकने के लिए दौड़ती हुई आई। पिंगन, क्या हम सच में वापस नहीं जा सकते? मैंने उसके सजे धजे चेहरे को देखा और वह मुझे अचानक एक अजनबी जैसा लगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और बिना रुके उसके पास से निकल गया। थोड़ी दूर पर ज्याडा फेंक अपनी स्पोर्ट्स कार में बेसब्री से हॉर्न बजा रहा था। यही वह दुनिया है जिससे वह ताल्लुक रखती है और मेरी दुनिया में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। चेन पिंगन, 1 मिनट रुको, लू रुयान ने मुझे पुकारा। उन्होंने मुझे एक दस्तावेज थमाया। यह फांगा ग्रुप का माफीनामा और एक नियुक्ति पत्र है। उन्होंने तुम्हें तुम्हारे पद पर वापस बहाल कर दिया है और वे तुम्हें नए संकट प्रबंधन विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त करना चाहते हैं। सालाना वेतन पुराने से 3 गुना ज्यादा है। फांगा ग्रुप का नियुक्ति पत्र, सुनहरे अक्षरों में छपा हुआ, बड़ी ईमानदारी का प्रतीक। संकट प्रबंधन विभाग के निदेशक, 1 मिलियन सालाना। किसी भी कर्मचारी के लिए यह एक ऐसा लालच है जिसे ठुकराना नामुमकिन है। यह उनकी गलती सुधारने का तरीका था और मुझे फिर से अपने साथ जोड़ने का भी, क्योंकि मुझ जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसने अकेले ही इतना बड़ा मीडिया तूफान खड़ा कर दिया और सुरक्षित बाहर निकल आया, उसके जनसंपर्क कौशल प्रमाणित थे। तुम्हें क्या लगता है? रुयान की नजरें खोजी थीं। मैंने नियुक्ति पत्र और माफीनामा वापस फोल्डर में रख दिया। मैत्रेलू, क्या आप मेरी तरफ से उन्हें जवाब दे सकते हैं? मैं माफी स्वीकार करता हूं। जहां तक नौकरी के प्रस्ताव की बात है, मैं उनकी सराहना करता हूं, लेकिन मैं वापस नहीं जाऊंगा। लू रुयान थोड़ा हैरान हुए। क्यों? यह एक बेहतरीन अवसर है। शान से वापस जाना और उन सभी का मुंह बंद करना जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया। क्या यह सुखद नहीं है? यह सुखद है, लेकिन यह काफी नहीं है। मैंने दूर शहर की इमारतों को देखा। एक कंपनी के मूल्य। फांगा ग्रुप ने सच्चाई की जांच करने के बजाय परेशानी शुरू होते ही मुझे छोड़ने का फैसला किया। यह उस कंपनी की संस्कृति के बारे में बहुत कुछ बताता है। वहां कर्मचारी किसी भी समय कुर्बान किए जाने वाले प्यादे हैं और मुनाफा हमेशा सबसे ऊपर रहता है। ऐसी जगह पर सबसे ऊंचे पद और सबसे ज्यादा वेतन के साथ भी मैं कभी शांत नहीं रह पाऊंगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस घटना के बाद मैं अब दूसरों के लिए काम नहीं करना चाहता। अपने पिछले जीवन में मैंने बहुत मेहनत की, यह सोचकर कि अपना सर्वश्रेष्ठ देना ही सुनहरे भविष्य के लिए काफी है। अंत में एक अप्रत्याशित आपदा ही सब कुछ राख करने के लिए काफी थी। इस नए जीवन में मैं अपने लिए जीना चाहता हूं। मैं अपने हाथों से अपनी कंपनी बनाना चाहता हूं, एक ऐसी कंपनी जो जिम्मेदार और मानवीय हो। लू रुयान कुछ सेकंड के लिए चुप रहे, फिर मुस्कुराए। मैंने तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोचा था। तुम महत्वाकांक्षी हो। तुम्हारी योजना क्या है? अब मैं मुआवजे के पैसे का उपयोग एक जनसंपर्क एजेंसी शुरू करने के लिए करना चाहता हूं जो उन आम लोगों की मदद करने में माहिर हो, जो कभी मेरी तरह मीडिया संकट में फंस जाते हैं और जिनके पास जाने के लिए कोई नहीं होता। उन्हें कानूनी और संचार सहायता प्रदान करना। विचार अच्छा है, लेकिन कंपनी बनाना आसान नहीं है। तुम अकेले बहुत जल्दी थक जाओगे। इसीलिए मैं मैत्रेलू को अपना पार्टनर बनने का प्रस्ताव देना चाहता हूं। आखिरकार मुझे कानून के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे इन सब को संभालने के लिए आपकी जरूरत है। लू रुयान हैरान रह गए। मैं तुम्हारे लिए काम करूं? उन्होंने एक भौं उठाई। हम्फ, चेन पिंगन, तुम में सच में बहुत हिम्मत है। यह मेरे लिए काम करना नहीं है, यह एक साझेदारी है। आपके पेशेवर कौशल और मेरे मैदानी अनुभव के साथ अगर हम टीम बनाते हैं तो हम बड़ी चीजें हासिल कर सकते हैं। शेयरों के लिए 60% आपके लिए और 40% मेरे लिए। लू रुयान ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने हाथ बांधकर मुझे दिलचस्पी से देखा। काफी देर बाद उन्होंने कहा, 50-50, डील पक्की है। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के हाथ आगे बढ़ाया। लू रुयान ने मेरा हाथ थाम लिया। आपके साथ व्यापार करके खुशी हुई, सीईओ चेन। मुझे भी खुशी हुई, सीईओ लू।
हमने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराहट साझा की। 1 महीने बाद फेंगस पब्लिक रिलेशंस कंसल्टेंसी ने आधिकारिक तौर पर अपने दरवाजे खोले। ये नाम मैंने ही चुना था। मुझे उम्मीद है कि हम उन लोगों के लिए मार्गदर्शक बन सकेंगे जो तूफान में खो गए हैं। उद्घाटन के दिन ज्याडा फेंक और लिन शिनरू ने फूलों की टोकरियां भेजी। आपकी समृद्धि की कामना करते हैं। मैंने उनके फूलों और शुभकामनाओं को कूड़ेदान में फेंकवा दिया। कुछ लोगों की दुआएं मेरे लिए बहुत गंदी होती हैं। एजेंसी की पहली ग्राहक एक छात्रा थी जो ट्रेनिंग स्कैम और साइबर बुलिंग की शिकार थी। दूसरा, एक युवा डिलीवरी बॉय जिस पर एक बुजुर्ग की मदद करने के बाद झूठा आरोप लगाया गया था। तीसरी, एक गृहिणी जो बिना सोचे समझे मीडिया के दुर्भावनापूर्ण संपादन का शिकार हुई थी, जिसने उसे एक भयानक सास के रूप में दिखाया था। हर मामला मेरे अपने जीवन के प्रतिबिंब जैसा था। लू रुयान और मैं सबूत इकट्ठा करने, सच्चाई को बहाल करने और ऑनलाइन उत्पीड़न का मुकाबला करने के लिए अपनी टीम का नेतृत्व करते थे। हमने एक के बाद एक जीत हासिल की और फेंगस की प्रतिष्ठा बढ़ती गई। हम अन्याय का सामना कर रहे कई आम लोगों के लिए आखिरी उम्मीद बन गए। एक शाम ओवरटाइम के बाद मैं लू रुयान के साथ शहर की जगमगाती रोशनी में पैदल घर लौट रहा था। थक गए? उन्होंने मुझसे पूछा। थका हुआ हूं, लेकिन यह सार्थक है। हाँ, रुयान ने आह भरी। पहले मैं केवल जीतने के लिए, पैसे के लिए केस लेता था। अब ऐसा लगता है जैसे कुछ और भी है। उसे क्या कहते हैं? कर्तव्य पूरा होने की भावना। शायद, उन्होंने मेरी तरफ मुड़ते हुए कहा। स्ट्रीट लाइट की रोशनी उनकी आंखों में दो टिमटिमाते सितारों की तरह नाच रही थी। उनकी मुस्कान देखकर मेरा दिल भी चमक उठा। अपने पिछले जीवन में मेट्रो मुझे मौत की ओर ले गई थी, लेकिन इस जीवन में एक अजीब संयोग से उसने मेरे जीवन को पूरी तरह से नए और उज्जवल रास्ते पर डाल दिया। मेरा नाम चेनपिंगन है और वह लड़का जिसके नाम का अर्थ शांति है, वह आखिरकार सुनहरे दिनों को जानेगा।